अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरशद का बाप रोज उसे मारता और भीख मांगने के लिए भेजता, जबकि अरशद बाप की नजरों से छुपकर स्कूल चला जाता। मास्टर साहब ने अशरफ का ये शौक देखा तो अपने घर ले गए। चंद दिन तक अरशद का बाप इसे ढूंढता रहा, फिर इसे गालियां देता कि कामचोर कहीं फरार हो गया। अरशद ने दोबारा मुड़कर कभी अपने बाप की खबर न ली। एक रोज इसका बाप अपनी झुग्गी में बैठा पैसे गिन रहा था जब बाहर बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। इर्द गिर्द के लोग गाड़ी के पास इकट्ठे हो गए। अरशद का बाप भी पैसे छोड़कर बाहर निकला तो कहीं आंखें फाड़े इस नौजवान को देखने लगा, क्योंकि वो तो उठ चलकर जा सड़क पर बैठकर भीख मांग, मुझे पैसे लाकर दे वरना मैं तेरी माँ को इतना मारूंगा कि वो दर्द से चिल्लाती रहेगी। अरशद रोने लगा और कहने लगा कि मैं नहीं जाना चाहता, मुझे किसी से भी भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके बाप ने इसकी वालदा को मारना शुरू कर दिया तो अरशद तड़पते हुए कहने लगा, अच्छा अब्बा ठीक है, रुक जाएं, अम्मा को मत मारे, मैं चला जाता हूँ। अरशद अपने बाप से रोजाना मार खाता और भीख मांगने जाता। अरशद ने अपने बाप से तंग आकर काफी बार घर छोड़ने की कोशिश की। हर बार ही इसकी वालदा का ख्याल आ जाता कि न जाने इनका मेरे बगैर क्या बनेगा, अब्बा तो इन्हें मार मार कर निढाल कर देंगे, मेरी माँ के साथ न जाने कैसा सुलूक करेंगे। फिर एक दिन वालदा का इंतकाल के बाद अरशद ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन अरशद का बाप इसे अपने से अलग नहीं करता था। वो अरशद को रोजाना भीख मांगने अपने साथ ले जाया करता था और कुछ वक्त के लिए नशे आवर चीजें लेकर सड़क पर घंटों घंटों निढाल पड़ा रहता। अरशद ने सोचा कि वक्त में इसकी नजरों से ओझल होकर किसी कोने वाली जगह तलाश कर लूं जहां पर खुलकर सांस ले सकूं। फिर अरशद ने दूर दराज एक स्कूल देखा, वो सरकारी स्कूल था। इसने वहां पर अपने बाप से छुपकर तालीम हासिल करनी शुरू कर दी और वहां एक मास्टर साहब को अरशद की पढ़ाई में दिलचस्पी बहुत मुतासिर करने लगी। मास्टर को इससे बहुत ही प्यार था, इन्हें अरशद बहुत पसंद था। वो अरशद को अपने साथ हमेशा के लिए अपने घर ले गए। अरशद के वालिद ने इसे तलाश करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिन तक अरशद ना मिला तो अरशद का वालिद इसे गालियां देते हुए कहने लगा, न जाने किधर चला गया है कामचोर, और लोगों से पता करने लगा कि किसी ने मेरे बेटे को देखा है, रोजाना यहाँ बैठकर भीख मांगा करता था। फिर कहीं से भी अरशद का मालूम न हो सका। अरशद को भी अपने वालिद से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही इसने अपने वालिद को इसकी वालदा पर जुल्म सितम करते हुए ही देखा था। इसकी दो बहनें थीं जो कि अपने वालिद की ज्यादतियां बर्दाश्त कर के सहम कर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो जगह जगह जाकर भीख मांगती थी। अरशद के वालिद को अपने बच्चों से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी, बस इसे अपने नशे से प्यार था कि बस इसे इतने पैसे मिल जाएं कि नशा लेकर कहीं पर भी घंटों घंटों पड़ा रहे, और जब इसके नशे की चीजें खत्म हो जाती तो वो बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देता कि जाओ भीख मांग कर लेकर आओ। अरशद अपने इस माहौल से तंग आ चुका था। वो तो पहले ही अपनी जान छुड़ाने की सोच रहा था। मास्टर साहब ने जब इसे अपने साथ घर ले जाना चाहा तो अरशद फौरन इनके घर जाने के लिए तैयार हो गया और मुड़कर भी अपने वालिद का पता तक न लिया कि वो किस हाल में है। ऐसे ही सालों बीत गए। अरशद का बाप अभी सिगरेट का धुआं चारपाई पे लेटकर अपने मुंह से निकाल ही रहा था, साथ साथ अपने पैसे बार बार गिन रहा था कि अचानक झोपड़ी के बाहर शोर होना शुरू हो गया। आओ आकर राशन ले लो, आओ आकर राशन ले लो। कोई बहुत ही अमीर आदमी आया है बड़ी सी गाड़ी में और वो राशन बांट रहा है, साथ में पैसे भी दे रहा है। ये सुनकर फटाफट अरशद के बाप ने पैसे वहीं रखकर झोपड़ी से बाहर भागना शुरू कर दिया, और जैसे ही इसने लोगों को हटाकर आगे बढ़कर राशन और पैसे लेने की कोशिश की तो इस नौजवान को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बड़ी सी गाड़ी से निकला वो नौजवान कोई और नहीं, वो तो इसी का अपना अरशद की वालदा बचपन में ही बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई थी। अरशद बहुत ही अकेला पड़ गया था। बाप बहुत जालिम था और अरशद की माँ को बहुत मारा करता था और जुल्म करता था। इतने सालों से वो जुल्म सितम बर्दाश्त करते करते एक दिन इस दुनिया से भी गुजर गई। अरशद को अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत और लगाव था। वो अपनी वालदा के बगैर रहना भी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन इसके ऊपर तो कयामत टूट पड़ी थी। अरशद रो रो कर निढाल पड़ा था कि इसका बाप चिल्लाते हुए अरशद को पुकारने लगा और कहने लगा, उठो, खत्म हो गए हैं ये मातम
के दिन उठकर बाहर निकलो और सड़क पर बैठ जाओ, भीख मांगना शुरू करो, घर में खाने पीने के लाले पड़े हैं। अरशद ने अपने वालिद की बात को अनसुना कर दिया और खामोश होकर बैठा रहा। इस पर वालिद को भी बहुत गुस्सा आया और इसने अरशद को मारना पीटना शुरू कर दिया। अरशद रोते रोते सड़क पे जाकर बैठ गया और बेबसी के आलम में न चाहते हुए भी भीख मांगनी शुरू कर दी। अरशद बहुत मासूम सा बच्चा था। अरशद को देखते ही लोग इस पर तरस खाते थे और इसे प्यार में पैसे भी ज्यादा दे दिया करते थे, पर इसके वालिद को बहुत खुशी महसूस होती कि इसीलिए वो इसे रोजाना मार मार कर रोता हुआ भेजता ताकि इसकी रोती हुई शक्ल देखकर लोगों को इस पर तरस आए और इसके बाद ज्यादा सारे पैसे जमा हो जाएं। रोजाना का यही मामूल बना हुआ था कि अरशद सुबह सवेरे घर से निकलता और शाम को भीख मांगकर वापस घर लौटता तो इसके वालिद अरशद का बेसब्री से इंतजार होता और इसे अक्सर भूखा प्यासा रखता और इन पैसों से नशा आवर चीजें लेकर नशे में लग जाता। अरशद छुपकर अपने वालिद से घर आने से पहले ही इन पैसों में से कुछ खाना खरीद कर खा लिया करता और अपनी बहनों के लिए भी छुपा कर ले आता, क्योंकि इसके वालिद को तो इसमें एक पैसा तक न देना था। अरशद और इसके वालिद एक झोपड़ी में बड़ी गंदी सी जगह पर रहा करते थे। वहाँ पर और भी बहुत से लोगों की झोपड़ियाँ बनी थी और साथ में ही कचरे का ढेर लगा हुआ था जहाँ किस्म किस्म के गंदे कीड़े मकोड़े मंडला रहे होते थे। अरशद को ये माहौल बहुत बुरा लगता था। वो हर वक्त इसमें बेचैन रहता, इसे घबराहट होती रहती। वो अपने वालिद से छुपकर एक सरकारी स्कूल में जाकर तालीम हासिल करने लगा। इसे पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। वो एक सरकारी स्कूल था जिसकी फीस सिर्फ 50 रुपए थी और किताबें भी वो गरीब बच्चों को खुद मुफ्त दिया करते थे। अरशद ने रोजाना स्कूल जाना शुरू कर दिया। अरशद के क्लास के बच्चे भी गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। पूरी क्लास में सिर्फ अरशद के ही अच्छे नंबर आते। अरशद हर चीज में हर मजमून में आगे बढ़कर सवालों के जवाब दिया करता था। सारे उस्ताद अरशद से बहुत ही मुतासिर हुआ करते थे और अरशद भी अपने असातिज़ा के साथ बहुत खुश इखलाकी के साथ पेश आता। जबकि अरशद स्कूल में वक्त गुजारता तो भीख मांगने में कम वक्त लगाता और अब इसके पास पैसे भी कम आते तो अरशद के बाप ने इसे मारना पीटना शुरू कर दिया और अब तो जुल्म इतना बढ़ गया कि अरशद अपने वालिद से बेजार हो चुका था। एक दिन जब वो रोते हुए स्कूल गया तो एक उस्ताद ने अरशद के चेहरे पर पड़े निशान देखे और एक तरफ ले जाकर इससे पूछने की कोशिश की तो अरशद ने अपने उस्ताद को जो कुछ भी बताया गवारा नहीं किया, क्योंकि वो अपने घर की बातें बाहर के लोगों को बताना अच्छा नहीं समझता था। अरशद बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ बच्चा था, क्योंकि इसकी वालिदा एक बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी। वो इसकी बहुत अच्छी तरबियत करती थी और इसे अच्छी अच्छी बातें बताती थी, इसके इखलाक को संवारती थी। अरशद को अपनी वालिदा की सारी बातें याद थी। वो इनकी बताई हुई नसीहतों पर ही अमल करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसने जब होश संभाला तो इसकी वालिदा इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो वालिद पर चीखने चिल्लाने लगी कि कुछ नहीं कर सकते तो बेबस था। फिर इसके वालिद ने इसे इतना मारा कि इसके जिस्म पर जख्म कर दिए। अगले दिन जब अरशद स्कूल आया तो मास्टर इसके जख्मों को देखकर अस्पताल ले गया और फिर बहुत ही प्यार भरे लहजे में पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे जिस्म पे निशान क्यों है, क्या वजह है, तुम्हारी मदद करूंगा। तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, मेरे भी 3 बेटे हैं। मैं जैसे इनसे मोहब्बत करता हूँ मुझे तुमसे भी वैसी ही मोहब्बत है। मुझे पता है तुम्हारी वालिदा नहीं है, तुम परेशान मत हो, अपने दिल की बात मुझे कहते हो। ये कहते हुए उस्ताद ने अरशद के सर पर बड़े प्यार से हाथ रख दिया। अरशद की बातों से बहुत दुखी हो गया और फूट कर रोने लगा और सारा दुखड़ा सुना दिया। अरशद के उस्ताद ने अरशद को कहा कि तुम मेरे घर पर रह लो जैसे मेरे बच्चे रहते हैं। मेरे पास एक कमरा बाहर सहन में खाली पड़ा है, तुम मेरे घर में काम काज की नौकरी कर लो, साथ स्कूल भी पढ़ लिया करना और मैं तुम्हें एक की तनख्वाह भी दे दिया करूँगा। तुम्हें खाने पीने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे सारे अखराजात मैं उठाऊंगा। तुम्हें इस घर में हर चीज़ मुयस्सर होगी, बस तुम एक ही
एक काम ही करना होगा, मेरे घर में छोटे मोटे काम कर दिया करना, जैसे मेरे बच्चों को संभाल लिया। मेरे 2 बेटे बहुत छोटे हैं और एक बेटा भी अभी KG 2 में पढ़ता है, वो भी बहुत छोटा है, जबकि अरशद इस वक्त तीसरी जमात में पढ़ता था। अरशद पहले ही अपने वालिद से बेजार हुआ पड़ा था। इसने अपने मास्टर साहब की बात मान ली और इनके घर चला गया और वहीं पर जाकर रहने लगा। मास्टर की बीवी बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थी। वो अरशद को अपने बच्चों की तरह समझती और इसका बहुत ख्याल रखती थी, इससे बहुत प्यार करती और अरशद को वालदा का प्यार मिलने लगा। अरशद भी इनके पूरे घर के कामों में इनका हाथ बटाता, बाहर से सौदा ला दिया करता, घर की काफी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाने लगा था। जब अरशद उस्ताद साहब ने अरशद को तनख्वाह देनी चाहिए तो अरशद ने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि एक तरफ आप मुझे अपना बेटा समझते हैं और दूसरी तरफ मुझे तनख्वाह दे रहे हैं। तनख्वाह तो मुलाजिमों को दी जाती है, तो क्या आप मुझे मुलाजिम समझते हैं आप? इस पर मास्टर साहब की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने ये बात सुनते ही अरशद को गले लगा लिया। अब वो अरशद को पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे। उन्होंने अरशद का दाखिला एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया। अब अरशद को तालीम हासिल करने में बहुत आसानी हो गई। अरशद भी खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करने लगा और फिर कुरान पढ़ने के लिए भी उस्ताद साहब अपने घर कारी साहब लगवा दिए, जिनसे अरशद और मास्टर साहब के बच्चे भी पढ़ा करते थे। वहाँ अरशद का बाप इसे काफी अरसे से सड़कों पर ढूंढता फिर रहा था, इसे गालियां दे रहा था और कामचोर भीख मांगने के लिए भेजा करता था। ना जाने कहाँ फरार हो गया। अब मैं कैसे नशा करूँगा, घर का राशन कैसे डालूंगा, मैं तो अकेला रह गया हूँ। न जाने अब अपनी भूख कैसे मिटाऊंगा। कमबख्त तुम्हारा पता नहीं कहाँ दफा हो गया। मुझे कोई भीख भी अच्छी नहीं देता। ये कहता है कि वो मारा फिर रहा था, दर की ठोकरें खा रहा था और अरशद कहीं भी नहीं मिला। फिर इसके बाप ने आखिरकार ये बात समझकर सब्र कर लिया कि मुझसे मार खा कर मुझे छोड़कर फरार हो गया, अब ये नहीं आने वाला। अरशद को घर छोड़े भी काफी अरसा हो चुका था। अरशद को अपने मास्टर साहब के घर का माहौल इतना अच्छा लगा कि इसका वहाँ पर बहुत अच्छे से दिल लग गया। इसे अपने वालिद की याद आना तो दूर की बात, इनका ख्याल तक न आया। मैंने घर वापस भी जाना है। अरशद ने तो जैसे अपने वालिद से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। अरशद ने पढ़ाई में खूब दिल लगा कर की और हर जमात में पोजीशन होल्डर बन गया। हर साल अरशद को फर्स्ट पोजीशन का प्राइज मिलता और वो भी मास्टर साहब को ला कर दिया करता। वो इसकी कामयाबी पर दिल से खुश होते। अरशद अब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका था। इसकी अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा मैयार बना लिया था। वो रोजाना सुबह तालीम हासिल करने के सिलसिले में यूनिवर्सिटी जाता और वहाँ से आकर फ्रेश होकर खाना खाता और फिर कुरान पढ़कर वर्जिश करने जिम चला जाता। इस तरह इसने अपनी एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी बना ली थी। जैसे जैसे अरशद बड़ा हो रहा था, ये बहुत ही खूबसूरत होता चला जा रहा था और अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और अरशद इतना कामयाब हो गया कि इसने मास्टर साहब को इतने पैसे कमा कर दिए कि मास्टर साहब ने बहुत ही आलीशान घर खरीद लिया और वहाँ जाकर रहने लगे। अरशद ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खरीदी। अरशद ने अपने छोटे भाइयों से भी बहुत प्यार करता था, इनका ख्याल रखता था, इनके तमाम अखराजात पूरे करता। अब मास्टर साहब की उम्र होती चली जा रही थी, जबकि इनकी बीवी भी बीमार रहने लगी थी। वो इनकी दवाइयों का भी खास ख्याल रखता। मास्टर साहब को भी अपनी नौकरी छोड़े साल गुजर गए थे। मास्टर साहब के घर की सारी जिम्मेदारियां अब अरशद के सर पर थी। अरशद ने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई जिसका आज वो मालिक बन चुका था। ऐसे ही तरक्की हासिल करते करते अरशद एक बहुत ही मशहूर और कामयाब बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। इसने अपने छोटे भाइयों को भी कारोबार सिखाया और इनका भी खास ख्याल रखता। अरशद की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। अरशद के आए दिन दुबई में मीटिंग हुआ करती थी। एक दिन ऐसे ही इसकी दुबई में किसी मीटिंग के दौरान एक आला शख्सियत आदमी से मुलाकात हुई। इन्हें अरशद की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। वो भी अरशद को बहुत पसंद थे। ऐसे ही वो पाकिस्तान अरशद के घर मिलने जुलने लगे। इन्हें अरशद के घर का माहौल घर बार बहुत पसंद आया। इन्हें अरशद भी बहुत पसंद था। उन्होंने अरशद के मास्टर साहब से अपनी बेटी की शादी की ख्वाहिश जाहिर करी। अरशद
को भी इनकी बेटी बहुत पसंद थी। इस तरह अरशद ने बहुत ही खूबसूरत लड़की सना के साथ शादी कर ली। सना एक बहुत अच्छी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की थी और वो अरशद को बहुत पसंद करती थी। मास्टर साहब की बीवी जिन्होंने अरशद को वालिदा बनकर पाला था, वो भी अरशद की बीवी सना से बहुत ही मोहब्बत से पेश आती। अरशद की जिंदगी एक बहुत ही खुशगवार हो चुकी थी, पर अरशद को कभी कभी अपने वालिद को भी याद आती थी। पर अरशद का हौसला नहीं होता था कि वो जाकर अपने वालिद को तलाश करे। वालिद जैसा भी हो, जालिम हो, जुल्म सितम करता हो, मारता ही क्यों ना हो, आखिरकार वालिद तो वालिद ही होता है, खून तो जोश मारता ही है। अरशद अक्सर अकेले में बैठकर अपने वालिद को याद करता और मिलने को तड़पता। अक्सर इसे ख्याल आता कि न जाने मेरा बाप जिंदा भी है कि नहीं। ये ख्याल सोचकर अरशद तड़पता था और घबराने लगता। सना जब इसे इस हालत में देखती तो अक्सर पूछती, क्या हुआ है अरशद, तुम इतने अफसरदा क्यों हो, तुम अपनी परेशानी क्यों नहीं बताते। अरशद खामोश हो जाता और इसे कुछ नहीं बताता। सना को नहीं पता था कि वो मास्टर साहब की सगी औलाद नहीं। वो तो यही समझती रही थी कि मास्टर साहब और इनकी बीवी के 4 बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़ा अरशद है। अरशद ने भी सना को ये बात नहीं बताई थी कि वो मास्टर साहब को ही अरशद के वालिद समझ रही थी। अरशद ने कभी भी सना को अपनी बचपन की सच्चाई नहीं बताई थी। वो इन सब से अनजान थी। अरशद और इसकी बीवी सना आपस में बहुत खुश थे। सना गरीबों की मदद करने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। इसे गरीबों को खाना खिलाना, इनमें राशन बांटना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना बहुत पसंद था। जगह जगह वो मदरसे से तलाश करके वहाँ पर रहने वाले तालिबे इल्मों में कुरान तकसीम करती और इन्हें इनकी ज़रूरियात की चीज़ें, कपड़े, राशन, पानी और हर तरह की चीज़ें तकसीम करती। ये वो सब करके बहुत खुश होती थी। इसने अरशद को इस काम में पैसे लगाने का मशवरा दिया। अरशद को भी ये काम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये काम तो नेकी के हैं, हर किसी को करने चाहिए। अरशद ने सना से शादी करने के बाद बहुत से गरीब नादार में दिल से राशन बांटना शुरू कर दिया। पहले वो लोगों को खैरात दिया करता था और सना का कहना है कि अपने हाथों से गरीबों को देकर दिल को तस्कीन हासिल हो जाती है। ऐसे ही अरशद जगह जगह गरीबों की बस्ती तलाश करता और राशन तकसीम करने लगा। वहाँ राशन को अपने बाप से बिछड़े कई साल गुजर चुके थे। अरशद का बाप बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, हाथ में लाठी और बस्ती में बदल चुका था। जहाँ अरशद के साथ दबा करता था, वो बस्ती छोड़कर इसने बहुत सालों पहले ही वहाँ से कहीं दूर जाकर अपना बसेरा कर लिया था, जहाँ पर लोग अक्सर गरीबों को राशन दे दिया करते थे, क्योंकि अब इसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि इसमें भीख तक मांगने की भी ताकत नहीं बची थी। वो बहुत ही कमजोर जिस्म का हो गया था। वो अब भी नशा करता था, पर जिस बस्ती में वो रहता था वहाँ लोग राशन लेकर जाया करते थे और पैसे नहीं देते थे। बाकी लोग तो खाना बनाकर खा लिया करते थे, पर अरशद का बाप कुछ ही सामान रख लेता और बाकी बेचकर नशावर चीजें लाकर नशा करता, क्योंकि नशे की ऐसी लत लग गई थी कि इसके बगैर इसका गुजारा नामुमकिन था। एक दिन अरशद के बाप को बहुत ही प्यास लग रही थी। इसके पास पीने के लिए ना पानी था और ना ही कुछ खाने के लिए मौजूद था। वो भूख से निढाल हो रहा था। इसने साथ वाली झोपड़ी वाले आदमी को दुख भरी आवाज देकर कहा, खाना मांगा, तो इस आदमी ने इसे खाना देने से इनकार कर दिया और कहा, अपने राशन में से बनाया करो, तुम्हें तो फौरन ही से बेचकर नशे करने की पड़ जाती है, कुछ खाने के लिए भी रख लिया करो। अब हमसे क्या मांग रहे हो? हम अगर तुम्हें दे देंगे तो फिर क्या भूखे मर जाएंगे? इसकी बातें सुनकर अरशद के वालिद की आंखों में आंसू आ गए। वो प्यास से तड़प रहा था, भूख से के पेट में बल पड़ना शुरू हो गए थे, बहुत ही कमजोर हो चुका था। पर इधर गरीब लोग एक दूसरे की मदद कहाँ करते हैं, यहाँ तो सबको अपनी भूख के लाले पड़े होते हैं। इसने जब दोबारा इस आदमी की मिन्नत करनी शुरू की तो, खुदारा थोड़ा सा ही कुछ खाने के लिए दे दो, मेरा भूख से बुरा हाल है। इस आदमी को अब गुस्सा आ गया। इसने जोरदार धक्का देकर अरशद के बूढ़े बाप को बड़ी ही बेदर्दी से जमीन पर गिरा दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं खाना मांगने के लिए, हम तो खुद मांग कर खाते हैं, अब इनको कहाँ से दें भला। ये बोलते हुए वो आदमी अपनी झोपड़ी में वापस चला गया। इस तरह अरशद का बाप पूरी रात भूखा प्यासा निढाल पड़ा। जैसे ही सुबह का आगाज हुआ तो वो अपने टूटे हुए कदमों के साथ लाठी पकड़े सड़क पर जाकर बैठ गया। सामने ही गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था। इसने जैसे ही देखा वो दौड़ा वहाँ जाकर बैठ गया और खूब पेट भरकर खाना खाया। आज इसे भी अपना बेटा अरशद बहुत याद आ रहा था। जैसे ही वो बेटा खाना खा रहा था, सामने
सड़क को देखकर याद कर रहा था कि मेरा बेटा भी ऐसे ही मेरे साथ सड़क पर बैठा करता था, पर न जाने कहाँ होगा मेरा बेटा अरशद। पता नहीं वो जिंदा भी होगा या कि नहीं। यह ख्याल सोचते ही अरशद के बाप का दिल भी तड़पने लगा। वो रोते रोते अपने बेटे को याद कर रहा था और अपने रब से फरियाद कर रहा था कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे। आखिरकार वो भी तो बाप का दिल रखता था, चाहे इसने अपने बेटे पर कितने ही जुल्म क्यों न किए हों। अब तो अरशद का बाप दिन रात अपने रब से अपने बेटे के लिए दुआएं करने लगा। इसकी एक झलक देखने को तरस रहा था, इससे मिलने की फरियाद करने लगा, पर फिर सब्र करके रोज रात को ऐसे ही सो जाया करता। अब तो इसके पास नशे करने के लिए भी कोई पैसे नहीं थे। जब भी इसे नशे की तलब होती तो इसके पास एक पैसा भी मौजूद न होता कि वो कोई नशावर चीज खरीद सके। आखिरकार अरशद के बाप की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके सरकारी अस्पताल चला गया, जहाँ पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था और दवाइयाँ भी दी जाती। इसने वहाँ अपना इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों ने इसे ऐसी दवाइयाँ खिलाई कि जिससे इसकी नशे की तलब ना हो, लेकिन इतना बूढ़ा हो चुका था इसे सहारे की जरूरत थी और ये अकेला तन्हा ही अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारे चले जा रहा था। डॉक्टरों ने इसे नशे की कोई भी चीज इस्तेमाल करने से सख्ती से मना किया था, पर ये बाज नहीं आता था। इसने बड़ी मुश्किल से अपने बूढ़े हाथों से मिट्टी के बोरे उठा कर कुछ पैसे कमा लिए और फिर से वही सिगरेट नोशी शुरू कर दी। एक दिन वो अपनी झुग्गी में चारपाई पे लेटे सिगरेट पकड़कर अपने मुंह से धुआं निकालते हुए अपने पैसे गिन रहा था कि अचानक बाहर से ऐसी आवाजों का शोर आने लगा कि आओ राशन ले लो और पैसे भी ले लो, बाहर बहुत अमीर आदमी सबको दे रहा है। ये सुनते ही फौरन अरशद का बाप अपनी लाठी लिए खड़ा हो गया और दूसरे हाथ से अपने सारे पैसे अपनी जेब में रख दिए और अपने बूढ़े कदमों के साथ लड़खड़ाते हुए फटाफट से बाहर चला गया। वहाँ पर लोगों का बहुत रश लगा हुआ था। इन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर लोग हट ही नहीं रहे थे। बहुत ही बड़ी गाड़ी खड़ी थी जिसके इर्द गिर्द सारे लोग आगे बढ़कर राशन और पैसे लिए जा रहे थे। बड़ी ही मुश्किल से अरशद के बाप ने इन्हें हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो अचानक से पीछे से किसी आदमी ने इसे जोरदार धक्का दिया। ये जाकर इस नौजवान के ऊपर एकदम गिर पड़ा जो सब लोगों में राशन और पैसे तकसीम कर रहा था। ये कहते हुए इस नौजवान ने इस बूढ़े के कंधों पर हाथ रखते हुए इन्हें उठाया और कहने लगा, सब्र करें, आप सब लोग ऐसे ही एक दूसरे को धक्के नहीं देंगे। आप सबको ही राशन और पैसे मिलेंगे, पर ऐसे एक दूसरे को तंग ना करें। बड़ी ही मुश्किल से सहारा लेकर अरशद का बाप खड़ा हो गया और इसने जैसे इस नौजवान के चेहरे की तरफ अपनी निगाहें की तो वो इसे आंखें भर के देखने लगा। काफी देर तक इस नौजवान के चेहरे को देखता रहा, क्योंकि वो कोई और नहीं इसी का बेटा अरशद था। आखिरकार वो भी तो इसका बाप था, कैसे न पहचानता। औलाद तो वो इसी की थी और इसी का तो खून था तो कैसे पहचान लेता। जैसे ही इसने अपने बेटे अरशद को पहचाना तो इसकी आंखों में आंसू जारी होने लगे। अरशद इसके सामने बहुत से लोग जमा हुए थे और इनको राशन देने में मसरूफ था। जैसे ही इसने इस बूढ़े आदमी की तरफ निगाहें की तो अरशद हक्का बक्का रह गया और हैरानगी से अपने वालिद को देखने लगा। इसके वालिद बहुत ही कमजोर हो चुके थे। इसने फौरन से अपने वालिद के चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अरशद के कांपते हुए हाथ अपने वालिद के चेहरे को ऐसे छू रहे थे जैसे वो अपने बाप की मोहब्बत को इतने सालों से दिल में तड़प रहा था। इसके वालिद तो बस इसे देखकर हैरान हो रहे थे। अरशद ने फौरन से अपने वालिद को अपने सीने लगा लिया और फूट कर रोने लगा और अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। गाड़ी में बैठकर अरशद का बाप तो जैसे अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था कि मेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया है और इतना कामयाब हो गया है कि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो रोते हुए अपनी कपकपाती हुई आवाज से कहने लगा, अरशद बेटा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मैं तुम्हें बहुत याद करके तड़पा हूँ और मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए। फौरन से अरशद गाड़ी चलाते हुए रोते हुए कहने लगा, हम इतने सालों बाद मिले हैं, ऐसी बातें नहीं करते, भूल जाएं जो हुआ वो सब भूल जाएं। आपका बेटा हूँ, आप अब मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा था, दुआएं कर रहा
रहा था, किस्मत ने आज हमें मिलवा दिया। पर इसका वालिद भी कहने लगा, मैं तो खुद हर दिन तुमसे मिलने की अपने रब से फरियादें किया करता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। मेरा बेटा आज मेरे सामने ही मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अरशद अपने बाप को अपने साथ एक बहुत ही अच्छे से घर में ले गया। ये एक दूसरा घर था जहाँ इसके घर वाले नहीं रहते थे, क्योंकि अचानक इसे इस घर में ले जाकर वो मास्टर साहब और इसकी बीवी बच्चों को अपनी बीवी को क्या बताता। इसीलिए इसने इस वक्त यही मुनासिब समझा और वहाँ पर इसने अपने वालिद के लिए दुनिया की हर चीज ला कर रखी, हर सहूलत मुयस्सर की। खाने में फ्रिज पूरी तरह भर दी, तरह तरह के फ्रूट और मजे के पकवान लाकर अपने वालिद के साथ मिलकर हंसी खुशी खाता। दोनों बाप बेटा एक दूसरे के साथ लिपट कर रोते और बहुत तड़पते। कई सालों बाद मिले बाप बेटे की हालत ऐसी थी कि कोई तो और क्या होगी। फिर एक दिन अरशद अपनी बीवी सना को अपने वालिद से मिलवाने लेकर आया और इसे अपने माजी के बारे में सब कुछ बता दिया। सना ने अरशद के वालिद का बहुत एहतराम किया। अरशद के वालिद ने भी अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर इसे बहुत दुआएं दी। और अरशद का एक बेटा भी है जिसे अरशद के वालिद बहुत ही मोहब्बत के साथ अपनी गोद में लिए प्यार कर रहे थे। अरशद ने अपने मास्टर साहब और इनकी बीवी बच्चों को अपने वालिद के बारे में सब बता दिया कि मेरे वालिद मुझे वापस मिल गए हैं। अब ये सब हंसी खुशी एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कहते हैं माँ बाप जितनी भी गरीब हो क्यों ना हो, कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। इनको तालीम हासिल करवाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इंसान जब तक कोई नेकी करने की कोशिश करता है तो अल्लाह भी इनकी मदद करता है। अरशद ने भी अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी, बहुत अजियतें बर्दाश्त की, लेकिन दिन रात मेहनत करके दिल लगाकर तालीम हासिल करके एक कामयाब इंसान बन गया, जो कि इतने लोगों की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो गया था। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे मेहनत करके दिल लगाकर तालीम हासिल करके एक अच्छे इंसान बने और बड़ों का एहतराम करें, छोटों को तलकीन करें, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें। अगर वालिदैन कोई गलती कर भी बैठे तो इन्हें एहसास दिलाए बगैर इनसे प्यार करें, इनकी खिदमत करें, जैसे अरशद ने ये सारे किरदार बखूबी निभाए। आज वो भी एक अच्छा बेटा, एक अच्छा शागिर्द, एक अच्छा शौहर और एक अच्छा भाई है जिससे सब प्यार करते हैं, सब खुश हैं, क्योंकि इसका अखलाक ऐसा था कि हर कोई इसके साथ चाहत करता। हमें भी चाहिए कि हम अपने अखलाक को संवारें और एक कामयाब जिंदगी गुजारें। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।